बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करेंगे। 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से ये वाज़े कर दिया गया है कि 16 अक्टूबर का इंतखाब होगा और हर सूरत होगा। मरकज़ की तरफ से जो एक एप्लीकेशन दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि 90 रोज़ के लिए इसको मुलतवी किया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। अब देखना यह है नंबर गेम क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी, या हुकूमत अपनी पॉलिसियों को लेकर कोई सरप्राइज दे सकती है। इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो तब्दीलियों के इम्कानात हमें नजर आ रहे हैं उसकी वजह भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाशिम डोगर साहब के हवाले से एक जो पिक्चर सामने थी वो ये थी कि वो बड़े बिजी नजर आते थे पंजाब के मामलात को लेकर कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर उनके एक सडन रेजिग्नेशन ने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं। क्या मजीद भी तब्दीलियों के इम्कानात हैं या फिर सिर्फ बात यहीं तक आई है और खत्म हो जाएगी? इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया लेंगे। ननकाना के अंदर एक पावर शो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ साइफर के हवाले से बात की बल्कि ये भी अपने कारकुनान को बताया कि लॉन्ग मार्च को किस तरह से नाकाम बनाने के लिए हुकूमत अपनी प्लानिंग्स कर रही है, किस तरह से इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन के हवाले से वो पूरी प्लानिंग्स कर रही है, किस तरह से उन्हें डिफेम किया जाएगा। मगर साथ ही उन्होंने कहा कि जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं उसके ऊपर मैं अदालत चला जाऊंगा। इस साइफर के मामले को लेकर उनके अपने देरीना साथी तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं, पुराने साथी हैं खान साहब के, सालों का साथ है सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब, उनकी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट नजर आई है। उसकी वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नैब कानून के अंदर जो तरामीम है, खान साहब गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इनको देखा जाए, उस दरखास्त पे समाअत हो रही है। जो खदशात हैं अदालत को, क्या मरकज़ उनको दूर कर पाएगा जिन्होंने ये अमेंडमेंट्स की हैं? ये भी अपनी जगह पे क्वेश्चन मार्क है। और सवात की हालिया सूरत हाल के अंदर वैसे तो उमूमन पूरे पाकिस्तान के हवाले से ये बात चल रही थी, अफगानिस्तान से ऑनवर्ड के सवात के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल दोबारा से पैदा हो गई है। बात जो खुशहाल हो गया था, सवात जहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब अचानक से वहाँ से फिर से लहू आ रहा है, फिर से वैसी खुशबुएं आ रही हैं और कहा जा रहा है कि खुदा न खास्ता पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल बन सकती है। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया लेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो 16 अक्टूबर आपको क्या लग रहा है कि पिक्चर क्या बनेगी? आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर तौर पे पार्टिसिपेट कर पाएगी क्योंकि सीटें उन्हीं की हैं? सारा मामला 16 अक्टूबर का भी नहीं है, 23 अक्टूबर भी है, जिसमें कराची और हैदराबाद में भी इलेक्शन होने हैं। तो उसके मतलब खदशात ये हैं कि वो शायद अभी भी उसका इम्कान है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे सिंध गवर्नमेंट वहाँ से कहे कि जनाब हम नहीं करवा सकते, हमारे बड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो देखेंगे बिल्कुल करीब जाके। पहले कई दफ़ा वो पोस्टपोन हो चुके हैं। 16 अक्टूबर की सियासी मंतक समझ आती है कि इस वक्त क्योंकि कंटेनर लग रहे थे और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा यलगार की हुई थी और हल्फ लिए जा रहे थे, सूबों में, तहसीलों में, छोटे शहरों में 5000, 4000, 6000 बंदे लाने की कोशिश थी और इस्लामाबाद को बंद करने के लिए बातें की जा रही थी। तो मेरा ख्याल है वो सारा मामला अब जो है कटाई में पड़ जाएगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि 16 अक्टूबर आज देखें ना, 4-5 रोज़ रह गए हैं और इमरान खान खुद ही, क्योंकि ज़्यादातर ये हल्के हैं, इनमें 9 के करीब इनमें खुद लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है या धरना करना है। धरने के दोनों चीज़ें इकट्ठी करनी मुश्किल हैं, तो डेफिनेटली धरने की को या पोस्टपोन करना पड़ेगा। कैंसिल तो नहीं मैं कहूँगा कि वो डरा के रखेंगे, मगर पोस्टपोन ज़रूर करना पड़ेगा। तो उससे एकदम से ईज़ ऑफ हो जाएगा, जो बहुत ही 1-2 दिन में आ गया था कि पता नहीं ये क्लाइमेक्स हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब अपनी मुँछों पे ताव दे रहे थे और उधर से पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां वगैरह अपनी चल रही थी। तो ये एक थोड़ा सा तंत्र आप कह लें कि बदला गया है। इसके साथ 2-3 मामला जुड़े हैं। एक मामला तो ये जुड़ा हुआ है कि ये इस्तीफ़ों का मामला अदालत में भी है, वहाँ भी इस इस्तदा के ऊपर बहस हो रही है कि आया इनको, और ये पार्टी के अंदर भी डिस्कशन चल रही है, सियासत में भी डिस्कशन हो रही है कि पीटीआई को इलेक्शन के अंदर जो है जो इस्तीफ़े थे वो वापस ले लेने चाहिए और असम्बलियों में जाना चाहिए। यहाँ तक कि सदर अलवी साहब ने भी कहा है कि वो एग्री नहीं करते, ये गलत फ़ैसला था। मगर वो क्या जा पाएंगे, क्या अदालत उनको कहेगी और ये कब कहेगी? ये बाई इलेक्शन के बाद होंगे। बाई इलेक्शन के ऊपर से ये जो स्ट्रेटजी थी पीटीआई का, ये जो इस्तदा है कि हमें या फिर सारों को निकालें, क्योंकि उससे वो प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं। उनका इसके पीछे सियासी मंतक ये थी कि एकदम अब नेशनल असम्बली में अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आप वो रिज़ाइन एंड ब्लॉक करेगी तो एक प्रेशर क्रिएट होगा।
उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव ये किया कि उन्होंने किस्तों में करने शुरू कर दिया कि 10-10, 15-15 की जो फिलहाल 10 लोग 9 नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल असम्बलियों के अंदर इलेक्शन हो रहा है। तो उसके पीछे और ये जो चुनी गई हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसीज में नज़र मार रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से वो वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज चुनी हैं जहां उनके ख्याल में पीटीआई कमज़ोर है। वैसे ये इनकी जो एजम्पशन थी ये पहले बाई इलेक्शन में भी था कि जनाब ये नून लीग समझती थी ये सारे जीत जाएंगे या आधे जीत जाएंगे, तो इनको वहाँ काफ़ी बुरी शिकस्त हुई थी। मगर अभी भी ये चुने गए हैं फैसले, और मुल्तान में पहले भी ये हारे हैं, मगर इनका ख्याल है कि जी इस दफ़ा ये इनकी बेहतर स्ट्रेटजी होगी। वहाँ ज़ाहिर है गुलानी कुरैशी फिर मुखालिफ होंगे। फिर उसके बाद चारसदा और मर्दान में हो रहे हैं, वहाँ ANP और JUI, ये तो वहाँ पर हमेशा 3-4 पार्टियों में पीपल्स पार्टी, PTI, JUI और ANP के दरमियान फैसला होता था। अभी बाकी सारी पार्टीज मिल गई हैं, तो उनका ये ख्याल था कि शायद यहाँ पे बाई इलेक्शन से PTI को शिकस्त दे सकते हैं। और भी 1-2 चीज़ों में आइडिया ये है कि PDM का कि अगर यहाँ पे 1-2-3 जगह भी शिकस्त हो जाती है तो वो ज़ाहिर है इमरान खान को शिकस्त होगी। तो उससे ये जो चल रही है कि इमरान खान की ऑनस्लॉट कि ये ऊपर की तरफ उनकी जो चढ़ान है, तो वो समझ रहे हैं कि इससे थोड़ी सी इसको ब्रेकें लगेंगी, रुक जाएगी, और शायद इससे ये जो तासुर है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा लोग उनके जलसों में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आके यहाँ का घेराव कर लेंगे, तो इस तासुर के में फ़र्क पड़ेगा और शायद इस गुब्बारे में से थोड़ी सी हवा निकले। ये अब ये मैं समझता हूँ अच्छी सियासी मंतक है, मगर सियासी मंतकें दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, हर तरफ से होती हैं, तो पता नहीं क्या ये वक्त ही बताता है कि किसकी मंतक या किसकी स्ट्रेटजी काम आती है। इस दौरान में याद रहे कि इसके इर्द गिर्द जो है एक बहुत बड़ा फैसला मुतवक्को है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती है, जो कि अब ऑलमोस्ट जनरल बाजवा साहब के अमेरिका में बयान के बाद कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, जिसको उन्होंने डिनाई भी नहीं किया, तो ये नए आर्मी चीफ लगने का बहुत ज़्यादा इम्कान हो गया है, बल्कि ऑलमोस्ट लगता है कि वो हो ही जाएगा। तो इस दौरान में जब ये बाई इलेक्शन में बिज़ी होंगे तो ये एक फ़ैसला भी, इस पर तलब भी बहस चल रही है। दूसरा ये है कि करवाने वालों ने ये सोचा है कि अभी हालात उनके लिए बेहतर साजगार हैं कि अभी करवा लें, कल को कोई पता नहीं कि कौन आता है, कौन क्या हालात होते हैं, कितनी न्यूट्रलिटी होती है और न्यूट्रलिटी किसके हक़ में जाती है। काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना इम्पॉन्डरेबल्स, जिनका पता नहीं है कि वो किसको फ़ायदा देंगे। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी सियासी मंतक है। ठीक है, लेकिन आमिर साहब इसमें एक जाविया या एक आप कह लें कि नुक्ता ये भी है कि पहले आपको याद है कि इन इस्तीफ़ों को लेकर या इन मामले को लेकर मुबैना ऑडियो आई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ये जोर दिया था कि किस तरह से ये प्लान किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब जो है वो एक साथ इस्तीफ़े मंजूर करे वरना इन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। आपको लगता है अगर PTI इस इलेक्शन में, इस इंतखाब में हिस्सा लेती है तो स्पीकर साहब के इस एक्ट की वो तायीद कर देती है कि अगर उन्होंने मुख्तसर लोगों का इस्तीफ़ा कबूल किया तो वो बिल्कुल ठीक था? नहीं, PTI के पास चॉइस नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि ये इलेक्शन होंगे, तो वो ये तो नहीं कर सकते हैं कि जी कौन अप्रूव होगा स्पीकर साहब की, उसकी तशरीह क्या होगी और क्या है। उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो उससे भाग नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर पे क्योंकि इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। लोग इस पर बड़ी इसको हैरान हो रहे थे इस पर। तो ये उसकी सियासी मंतक जो मुझे समझ आई है वो है कि बरतानिया में, क्योंकि IRA उन्होंने काफ़ी दहाइयों तक वो बरतानिया की हुकूमत को नहीं मानते थे, तो उन्होंने इलेक्शन जब वहाँ होते थे तो जेरी एडम्स नामी एक शख्स थे जो कि उनकी जो पॉलिटिकल विंग है शिन फेन, उसकी तरफ से वो लड़ते थे और वो जीत जाते थे, मगर वो ओथ नहीं थे रहते, क्योंकि हल्फ लेने का मतलब है कि हम ताज बरतानिया को मानते हैं। तो उनकी वो हल्फ ना लेने की वजह से मेंबरशिप नहीं होती थी।
और जब मेंबरशिप नहीं होती थी तो बाई इलेक्शन होता था, वो बाई इलेक्शन में वो फिर जीत जाते थे। तो ये सिलसिला जारी रहता था। फिर फाइनली उसका सलूशन जो है बरतानिया की हुकूमत ने ये निकाला कि उनको एक ऑफिस दे दिया गया कि ये बगैर ओथ के ही जो है ना ये हमें कबूल हैं, ये रोज़ रोज़ बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो यहाँ भी यही स्ट्रेटजी लगती है कि ये बाई इलेक्शन होंगे, मगर चूँकि लोगों को, वोटर्स को पता है कि ये इस पे इमरान खान हल्फ नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ दोबारा बाई इलेक्शन होंगे। तो फिर देखेंगे इसका क्या नतीजा निकलता है। मगर ये पीटीआई को आपको दाद देनी पड़ती है कि कराची में भी अभी जो हाल ही में बाई इलेक्शन हुए हैं, लोगों को पता था कि पीटीआई ने हल्फ नहीं लेना, उसके बावजूद वो जीते हैं और मार्जिन के साथ जीते हैं। सो मेरा ख्याल उनके वोटर को ये पता है कि ये इन्होंने हल्फ नहीं लेना और ये हमारी खिदमत नहीं कर सकेंगे, हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। तो उनका वोटर उसके बावजूद उनको वोट दे रहा है, तो वो थोड़ी सी उनकी स्ट्रेंथ शो करता है। ठीक है, बड़ी मजबूत आपने आमिर साहब बात की, मगर जिस तरह से आपने पहले बाई इलेक्शन का हवाला दिया जो 17 जुलाई को पंजाब के अंदर हुआ था, आपको याद होगा कि मौजूदा गवर्नमेंट यही तासुर दे रही थी कि हम यहाँ पे 15-16 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हम यहाँ से जीत जाएंगे। तो यहाँ पंजाब में सरप्राइज तहरीक इंसाफ ने दिया था। आपको लगता है कि जो मुआशी आशारिये हैं, जिस तरह से वो मुस्बत चल रहे हैं बज़ाहिर, उसमें हुकूमत तहरीक इंसाफ को सरप्राइज कर सकती है इन सीटों के ऊपर? नहीं, अभी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली है। मैं समझता हूँ उस वक्त कोई इतनी अक्लमंदी की बात नहीं की थी कि उन्होंने बड़ी बड़ी जो है दावे करने शुरू कर दिए थे। मरियम बीबी ने यह तासुर दिया था कि वो हर जगह जा रही हैं और वो समझ रहे थे कि सारी सीटें ही वो जीत जाएंगी, सारी ना सही तो अक्सरियत वो जीतेंगे, या कम अज़ कम इतनी ज़रूर पंजाब में जीतेंगे कि जिससे गवर्नमेंट जो है हमज़ा की बचाई जा सके। मगर ऐसा नहीं हुआ। वो बड़े दावों का उनको बड़ा नुकसान हुआ, उससे उनके गुब्बारे में से हवा निकल गई थी। इस दफ़ा उन्होंने बहुत बड़े दावे नहीं किए और इसका जो ओनस है या ज़िम्मेदारी है या बोझ है वो पीटीआई के ऊपर है, क्योंकि ये बहरहाल पीटीआई की सारी सीटें हैं, उनके यहाँ से इलेक्टेड अफराद हैं और ये याद रहे कि वो मुनहरफ अफराद थे जिसके वोटर नाराज़ भी था उनसे। ये एक लिहाज से तो एडवांटेज है कि ये मुनहरफ अफराद नहीं हैं, ये इनके अपने वोटर हैं। मगर यहाँ पे 2-3 सीटें भी पीटीआई हारे और उन्होंने बड़े दावे नहीं किए हुए, तो मैं समझता हूँ उससे पीटीआई को नुकसान पहुँचेगा कि इमरान खान क्योंकि खुद लड़ रहे हैं तो 9 सीटों में से वो 1-2 भी हारते हैं जो कि उनकी अपनी सीटें हैं, तो उससे नुकसान पहुँचेगा। तो ये इसीलिए ये बड़े इम्पॉर्टेंट बाई इलेक्शन है और पीटीआई इनको लाइटली लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। ठीक है, अभी जो पंजाब के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं, अमूमन ऐसा ही तासुर मिलता है जब भी कोई जाता है, या तो निजी मसरूफियात हैं उसकी या फिर उसके सेहत के मसाइल होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर हिस्ट्री तो यही बताती है। हाशिम डोगर साहब के साथ क्या हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है? वाकई उनके सेहत के मसाइल हैं या फिर कोई प्रेशर है उनके ऊपर? मेरी जो इतला है कि हाशिम डोगर साहब के ख़िलाफ़ पहले ही बहुत ज़्यादा शिकायत थी, क्योंकि यहाँ से राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि वो आपको पता है राना सांगा के जानशीन हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और वो एक बड़े दहशत की अलामत समझते हैं और बड़े ज़ोरदार, एज लॉ मिनिस्टर पंजाब भी उनकी एक दहशत थी, एज इंटीरियर मिनिस्टर भी बड़ी दहशत है और उनको अपना काम आता है। काम से मुराद है कि वो बड़े सख्त गिर पॉलिसी ना सिर्फ बातें करते हैं, करके भी दिखाते हैं और उन्होंने 25 मई को साबित भी किया अपनी जो बड़ी, आप कह सकते हैं कि कुछ रेड लाइन्स क्रॉस की, मगर वो एक बड़े सख्त गिर जो है ना, आयरन मैन आप कह लें उनको, कि नून लीग के वो हैं। तो पीटीआई की ये ख्वाहिश थी कि जनाब इनके पास तो एक 27 किलोमीटर का कैपिटल है, हमारे पास बाकी 4 गवर्नमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे पंजाब है जो कि इस्लामाबाद को सराउंड करता है। तो इन सब के घर जो हैं पंजाब के, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, वो पंजाब में उनके ख़िलाफ़ भी पर्चे होने चाहिए। तो वो थोड़ी बहुत तो सिलसिला शुरू हुआ है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। मगर हाशिम डोगर साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। हाशिम डोगर साहब जितनी इमरान खान की ख्वाहिश थी, यहाँ तक कि परवेज़ इलाही साहब की भी ख्वाहिश थी, उन पर भी लोग तनकीद कर रहे थे, ये समझ के कि शायद ये परवेज़ इलाही साहब नहीं चाहते हैं, वो शायद दरमियान में थोड़े से न्यूट्रल हैं, या उनका झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, या वो कमज़ोरी जानबूझ के दिखा रहे हैं। तो इन पर बहुत तनकीद आ रही थी कि ये सनाउल्लाह साहब के मुकाबले में
वापसी जो रिटेलिएशन थी, सियासी जो मुकाबला था वो नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो उनका, मैं समझता हूँ हाशिम डोगर साहब की बदनीति से ज़्यादा उनके कैपेसिटी इश्यूज भी थे कि इन्होंने इसलिए उनको होम मिनिस्ट्री दे दी ये सोच के कि ये फोर्सेस के आदमी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। मगर ये पंजाब पुलिस, मैं पुलिस नहीं कहता ये, क्योंकि पुलिस है और वो पंजाब पुलिस को ना डिफ़ाइन करती है, उनका एक अपना कैरेक्टर है जो कि पाकिस्तान में बाकी पुलिस फोर्सेस से बड़ा डिफरेंट है। तो वो पंजाब पुलिस के लिए ना, वो पंजाब पुलिस का आईजीपी और वो भी होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये है, उनके, मेरा ख्याल उनको पता था उनको निकाल दिया जाएगा तो उनको शराफत से रिज़ाइन करवा दिया गया है। मगर ये अब इंडिकेट करता है कि पहले ही पाकिस्तान की और पंजाब की पॉलिटिक्स जो है बहुत एक, आप समझ लें, गंदी हो चुकी थी। ये मज़ीद गंदी होने जा रही है कि आज आप देखें ना कि पहले सिर्फ यहाँ पे FIA रेड कर रही थी। FIA की एक कमज़ोरी है, FIA के पास अपनी इतनी फोर्स नहीं होती है। FIA को आगे पुलिस की फोर्स लेनी पड़ती है। इस्लामाबाद की हद तक तो ठीक है, इस्लामाबाद की फोर्स है। सूबे में उनको किसी को अगर उठाना है या किसी के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करनी है तो सूबे की पुलिस की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वो वहाँ अपने तौर पे सूबे की पुलिस जो है, जो पंजाब पुलिस, याद रहे कि पाकिस्तान की IG जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा, ये 4-5 लाख है जितना आर्मी स्टाफ चीफ के पास जितनी मैन पावर है उतनी उनके पास है। बल्कि मुझे याद है IG डोगर साहब थे, उन्होंने कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं ताकतवर IG हूँ। वो इसलिए कि इंडिया में सिस्टम डिफरेंट है, वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जो डिस्ट्रिक्ट का या तहसील का पुलिस वाला होता है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। यहाँ IG साहब के पास सेंट्रलाइज्ड पावर है। तो अब जो है वहाँ से भी रिटेलिएशन शुरू हुआ है कि यहाँ से ऑफ कोर्स आपने देखे ना, राना सनाउल्लाह साहब के लिए के वारंट निकल आए हुए हैं। वो कल यहाँ हमारे प्रोग्राम में वो दावा दे रहे थे, बल्कि दावा कर रहे थे और बल्कि धमका रहे थे कि इनकी, मैं फैसलाबाद में था तो इनकी जुर्रत है तो मुझे वहाँ गिरफ्तार करें। तो इसके बाद जाहिर है ये नए हालात आए हैं, नया जो है हाशिम डोगर वहाँ आएगा कोई, तो वो अगर कल को वहाँ पे उनको वारंट के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो उनके साथ भी ज़ाहिर है FIA की, इस्लामाबाद की साथ पुलिस लेके चलते हैं तो एक अंदेशा हो सकता है कि लड़ाई हो सकती है। उनके पास भी असला बरदार है और थोड़ी है, मगर पंजाब पुलिस तो वो पूरी 5 लाख है, उनसे मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं। और वारंट अगर लीगल एक चीज़ वो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको रसिस्ट भी नहीं किया जा सकता। उसमें वो कानूनी तौर पे भी गलत होंगे, सियासी तौर पे भी गलत होंगे। और ये बड़ा उनका जो तासुर है कि वो बड़े सख्त गिर आदमी हैं, उस बारे में से भी हवा निकल जाएगी। तो वो एक बड़ा एम्बैरेसिंग मौका हो जाएगा कि PDM की गवर्नमेंट के सबसे ताकतवर आदमी को जब पंजाब पुलिस जो है वहाँ गिरफ्तार कर लेगी। और वो भी उनका बकौल के ये गलत केसेस हैं, पर बहरहाल उन्होंने कलर कार की ज़मीन लेने का एक चार्जेस का फ्रेम किए हुए हैं। तो वो ये एक ना सिर्फ उनके खिलाफ, ये ज़ाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक अब उनका सिलसिला जारी था कि कैबिनेट को उन्होंने, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने तो नहीं, नैब ने, मगर नैब भी इस वक्त कैबिनेट आप समझ लें कि PDM की ही अपनी है, क्योंकि अपना बंदा लगवा लिया है उन्होंने। तो उन्होंने भी एक बड़ी गैर मंतकी और मैं समझता हूँ गैर कानूनी हरकत की हुई है कि उन्होंने सारी कैबिनेट को बुला लिया हुआ है कि जनाब आपने मलिक रियाज वाली पैसे जो थे, जो कि बरतानिया से आए थे, एक्सचेकर के पैसे थे 190 मिलियन पाउंड्स, वो कैसे उनको वापस कर दिए। तो वो कैबिनेट का इज्तिमाई फैसला था। उन्होंने एक एक करके सारी कैबिनेट को, बेसिकली वो उनको शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। मैं जलील का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता, मगर वो एक तंग करने वाली चीज़ थी जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। वो इसलिए कि ये कैबिनेट के फ़ैसलों को, एक तो वो इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं, एक सेंक्टिटी होती है। वो ये नहीं कर सकता है एक थानेदार या एक नैब का तफ्तीशी अफसर बुला ले कि जी आपने कैबिनेट में ये किया। जिस तरह पार्लियामान के अंदर जो बहस होती है या फैसले होते हैं उसकी एक सेंक्टिटी होती है, अदालत के अंदर जो फैसले होते हैं उसकी एक सेंक्टिटी है। इस तरह ही कैबिनेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जेक्टिव का अदारा है, फोरम है। तो उसको यूँ आप एक तफ्तीशी अफसर बुला ले उसके फैसलों पे तो ये फ्लड गेट्स खुल जाएंगे। इनके भी हर फैसले के बाद पंजाब के अंदर एक SHO पर्चा दर्ज कर ले कि जी फेडरल कैबिनेट ने ये फैसले किए हैं। तो वो एक बड़ी मजीद, मैं बता रहा हूँ, गन में इजाफा हो रहा है। अब वहाँ से रिटेलिएशन शुरू हो गई है ऑलरेडी। पहले तो ये कि जो नैब से ये समझ रहे थे कि 90 केसेस जो केसेस हैं उनसे हम जान बच गई और लोग दंदनाते फिर रहे थे जिन पे जेल, पहले जिनको जेल हुई थी या मुकदमात थे।
तो उसका उन्होंने काउंटर स्ट्रेटजी ये की है कि एंटी करप्शन पंजाब एक्टिव हो गई है, पंजाब पुलिस एक्टिवेट हो गई है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपने यहाँ से सारे केसेस फारिग कर दिए हैं कि ये 50 करोड़ से नीचे के केसेस हैं, ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, अदालत उनको छोड़ रही है। उनका एंटी करप्शन पंजाब को तो कोई नहीं रोकता। और उन्होंने दोस्त मोहम्मद मजारी साहब फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मुनहरफ डिप्टी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनको उनके वारंट जारी कर दिए हैं। अगर आप वो नहीं जाते तो उनको भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। इस तरह रोज़ के वो 4-5 लोग, दर्जन लोग जो हैं वो भी बुला रहे हैं, उनके भी वारंट्स जारी होते जा रहे हैं और वो तमाम केसेस खुल गए हैं। नैब बहरहाल एक फेडरल अदालत था, नैब के एक फिर भी हालांकि लोग बड़ी शिकायत करते थे, मगर वहाँ ये खबरें नहीं आती थी कि किसी को अपने ज़माने में सैफुर रहमान साहब फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट लगाया करते थे, टॉर्चर करते थे। तो पंजाब पुलिस से कोई बात नहीं है कि वहाँ जो उठाए जाएंगे और उनकी हवालात में, या पंजाब जेल की जो सूरत हाल है वो नैब की हवालात से बड़ी मुख्तलिफ है। तो ये पॉलिटिक्स आप कह लें कि इज़ गेटिंग डर्टियर फ्रॉम डर्टी। और ये देखें पता नहीं इसकी इंतहा कहाँ जाके ख़त्म होती है, मगर ये सारे का सारा सिलसिला बड़ा ख़राब हो गया है। आप एक आधा मज़ीद वो कर लें, मैं ज़रा पानी का गिलास पी लूँ, मैं इसके पे मज़ीद कुछ करना चाहूँगा। मज़ीद आप सवाल अपना जारी रखें। चलिए आप आराम से तसल्ली से पानी पीजिए आमिर साहब, हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। आके मैं फिर बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, मगर इसके साथ साथ जो नैब कवानीन के हवाले से आमिर मतीन साहब ने रोशन डाली है, इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का बयान एतजाज़ एहसन साहब का भी आया है। उसकी क्या वजह है वो जानने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग मार्च के हवाले से यही बात सामने आ रही कि अगर पंजाब से शुरू किया गया तो इमरान खान साहब को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्त में ऐसी बड़ी तब्दीली होना क्या नुकसानदेह है या फिर ये फायदा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से मैंने लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बात की, लॉन्ग मार्च अगर पंजाब से शुरू हो जाता है तो फिर कहते हैं कि खान साहब को रोकना मुश्किल है, मगर आपको लगता है कि हाशिम डोगर साहब के हवाले से जो तब्दीली हम लोगों ने देखी है, सामने आई है, वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाएगी या आपको लगता है फायदा ही होगा, कुछ नहीं होने वाला? नहीं, वो मैंने कहा ना कि उनको जो हाशिम डोगर साहब की से जो एक उम्मीद करते थे कि वो राना सनाउल्लाह का जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो वो नहीं दे पा रहे थे। तो इससे सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब और इस्लामाबाद में ये तशद्दुद की सियासत बढ़ेगी, गंदी सियासत बढ़ेगी, ये केसेस और बढ़ेंगे। अब देखिए ना, वो भी तो एंटे जिसे कहते हैं ना, उसका वो ऊपर करते जा रहे हैं। उन्होंने आज फिर इमरान खान को और 11 और अफराद को बराज ग्रुप में FIA ने दोबारा बुला लिया है। तो वो इन्होंने जिस तरह अपने ज़माने में किया था, राना सनाउल्लाह साहब ने, जब इनके पास पंजाब था, तो इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में तकरीबन तमाम ही लोगों पे पर्चे कराए थे। और इन पर्चों का बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब आपके ऊपर पर्चा होता है तो आपके घर वाले, दोस्त अहबाब को भी वो नामजद कर देते हैं। ये पंजाब पुलिस का और पाकिस्तान का पुराना तरीक़ाकार है। तो आप डरते हैं अपने घर पे जाते हुए, आप अपने हलकों में नहीं जा सकते, आपकी मूवमेंट रुक जाती है। तो उनकी इसीलिए वो चाह रहे थे, वो जो बार बार कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कि हम जो है हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी वो मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है कि वो पंजाब के अंदर तब्दीली के ऊपर कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे हैं। अभी ने मुझे इतला दी थी कि चौधरी शुजात साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, पर मेरा ये ख्याल है कि अभी भी कार्ड जो हैं वो PTI और परवेज़ इलाही साहब के पास है। परवेज़ इलाही साहब, इनके पंजाब के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि अगर उनके 9 लोग ये तोड़ लें PMLQ के और वो उनको पार्लियामेंट्री लीडर के तौर पे हरा लें, तो फिर जो है वो 9 लोगों से वो गवर्नमेंट वहाँ पे बदल जा सकती थी पंजाब में। मगर क्योंकि उसके अलावा नहीं तोड़े इनके, अगर लेट से हॉर्स ट्रेडिंग कर भी लेंगे तो अभी नया जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो वो उसके मुताबिक जो है वो वोट ही नहीं काउंट होंगे, उससे काम नहीं चलता। और दूसरा ये कि ये 9 लोग जो नहीं टूट पा रहे, वो उनकी वजह ये भी है कि उन्होंने आगे, उनको नज़र आ रहा है कि इलेक्शन सर पे है। तो अगर वो यहाँ से अगर हट जाते हैं तो PTI की सपोर्ट से उनको उम्मीद है कि जो पंजाब में इस वक्त वेव चल रही है PTI की, कि इसमें इलेक्शन जीत सकते हैं। तो हर कोई अपना करियर देख रहे हैं। पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एक बड़ी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक यूनिक, एक मुनफरद सिचुएशन है।
पहले भी ये होता रहा है कि मरकज़ में और हुकूमत होती है और सूबे में और होती है और हमेशा उसकी टेंशन रहती है। और ये टेंशन इब्तदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ साहब ने की थी 1988 में, जब बेनज़ीर साहबा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी थी और वो जब लाहौर जाती थी वो उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं आते थे, उनकी बेइज्जती ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती की जाती थी, यहाँ नहीं आते थे। तो आज देखें अभी एक मज़ा की सिचुएशन है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब ने एक मीटिंग कॉल की हुई थी जिसमें सूबों के आईजी और चीफ सेक्रेटरी बुलाए गए थे और उसका एजेंडा ये था कि सूबों के अंदर अमन व अमान और आने वाले धरने के अंदर अमन व अमान डिस्कस हुआ। अब ये उम्मीद करना कि पंजाब के आईजी और पंजाब के एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ पे, वो जो है राना सनाउल्लाह की सुनेंगे। ऑफ कोर्स वो मरकज़ की तरफ से लगाए गए होते हैं, मगर वो बेचारे फंसे हुए हैं इस वक्त। उनको ये नहीं पता कि जाहिर है वो मरकज़ के एम्प्लॉई हैं मगर वो सूबे में होते हैं और सूबे में ये एक रवायत बन गई हुई थी कि सूबा जब लेके जाता है तो वो सूबे की सुनते हैं। तो एक मखमसा है, एक मुश्किल है उनके लिए भी और हालात के लिए भी। तो उसके बाद जो है ये यूनिक इसलिए गवर्नमेंट है कि ये पाकिस्तान की तारीख में और शायद दुनिया में भी बड़ी कम मिसालें मिलें कि 27 किलोमीटर की ये जो गवर्नमेंट है, इनके किसी सूबे में नून लीग की कोई हुकूमत ही नहीं है। मतलब 99% ऑफ पाकिस्तान इनके दायरे इख्तियार से बाहर है। पहले फिर भी जो ये मरकज़ और सूबे में होता रहा, तो जो भी मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या दूसरी कोई एक दीगर गवर्नमेंट आई हुई है, उनकी जो है सूबे में एक दो सूबों में ख़ास तौर पे पंजाब में मैटर करता है। मगर पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जब जाम सादिक साहब थे या अरबाब रहीम साहब थे वहाँ भी प्रॉब्लम रहती थी। और उसके बाद फिर आपको याद होगा जो केपी के अंदर साबिर शाह की गवर्नमेंट थी, डिफरेंट थी, उसकी भी प्रॉब्लम रहती थी। उसके बाद फिर आपको ये 70s में जो लड़ाई हुई थी, बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी हुई थी, जिसकी बुनियाद जो थी कि वहाँ पे नैब की गवर्नमेंट केपी में भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वो गवर्नमेंट तोड़ दी गई थी क्योंकि भुट्टो साहब को अपने से मुखालिफ गवर्नमेंट जो है कबूल नहीं थी दूसरे सूबों में। तो ये एक सोर्स ऑफ टेंशन रहती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एक नए लेवल पे चली गई है और इसके जो अंदर आपने बहुत सख्त गिर किस्म के लोग बिठा दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब यहाँ से हैं और वहाँ हाशिम डोगर की जगह पे जो उनका कोई मुतबादल ढूंढ रहे हैं, बड़ी बड़ी मुंचों वाला पूरे पंजाब में इस वक्त ढूंढा जा रहा है कि नवाब काला बाग की तर्ज पे या मुस्तफ़ा खर की तर्ज पे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी लाया जाए। मियाँ असद साहब का भी सुन रहे हैं, उन पर भी इम्तिहान हो, उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो जो हैं वहाँ पे राना सनाउल्लाह को रिटेलिएट करें और मेरा ख्याल है उनके अंदर कैपेबिलिटी है। मतलब नतीजा क्या होगा? और क्राइसिस होगा और फसाद होगा और कवानीन टूटेंगे और बर्बरियत होगी और अदालतों की इसके अंदर शमूलियत होती, हर चीज़ अदालतों पे जाएंगी, हर चीज़ प्रेशर। पहले ही अदालतों पे इतने इंपॉर्टेंट केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद अदालतों में, आप देखें सारी सियासत इस वक्त तो अदालतों भी हो रही है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तीफ़ों का केस चल रहा है, वहाँ पे नैब का केस सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है जिसपे सारा दारोमदार सियासत का कि नैब के इस वक्त जो रोज़ बहस सुनते हैं, ऑब्जर्वेशन, हम जिसारत नहीं कर सकते कि फैसला क्या होगा, मगर नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। अगर सारी ये चीज़ें नहीं हैं, सारी तरमीम को फारिग नहीं भी करते, तो कुछ तरमीम जो हैं वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टली बेनिफिट करना किसी को उस गवर्नमेंट का जिसकी लीडरशिप डायरेक्टली बेनिफिशरी है उन कवानीन की, ये एक बड़ा पहलू है। फिर नवाज शरीफ और मरियम बीबी डायरेक्टली बेनिफिशरी हैं दो तीन चीज़ों के। एक ये कि उन्होंने एसेट की डेफिनेशन चेंज कर दी है। फिर बारे सबूत जो है वो पहले जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कि पब्लिक ऑफिस होल्डर रखता है तो वो साबित करे कि उसके बाद ये दौलत कहाँ आई। अब नैब ने साबित करना, नैब भी अपनी है। और वो कल राना साहब बड़ा क्रेडिट ले रहे थे कि प्रोसिक्यूशन के पास जवाब नहीं था। भाई इस वक्त सूरत हाल ये है कि डिफेंस भी आपकी है, प्रोसिक्यूशन भी आपकी है, नैब भी आपकी है, तो मुकदमा में से तो फैसले ये अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ों को भी देखना है। फिर उन्होंने एक और जो बड़ा पहलू है
कि प्ली बार्गेन की केसेस जो हैं उसके ऊपर से रिकवरियाँ नहीं हो सकती। सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर ये तरामीम में कोई तब्दीली नहीं की जाती तो फिर जो नैब को और हुकूमत पाकिस्तान को जो विक्टिम्स हैं, जो मुल्ज़मान हैं या मुजरमान हैं, उनको उल्टे पैसे देने पड़ जाएंगे कि जनाब आपने जो हमें प्ली बार्गेन में हमारे से पैसे लिए हैं वो गलत हैं, दूसरा आपकी तो केस ही गलत था। तो ये सारा ख़जाना जो पहले वो नैब बताती हमने इतने अरब रिकवर किए, ये मज़ीद अरब देने पड़ेंगे। तो एक बड़ी पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये फेज़ है। हम बात करते हैं 60s की, 70s, 80s, 90s, हर दौर, फिर मुशर्रफ के दौर की। ये जो 2020s जो हैं और ये 2-2.5 साल से जो सिलसिला जारी है, ये तारीख के जो हमारे स्टूडेंट होंगे और टीचर होंगे इसको पढ़ेंगे। ये जिस तरह मैं आज 1988 की बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने में ये मरकज़ और सूबों की लड़ाई शुरू हुई, ये इनका रियासतों पे असर पड़ता है, ये प्रेसिडेंट्स बनते हैं, ये रवायात बनती हैं, और अगली दफ़ा जब किया जाता है तो फिर ये कहा जाता है जी पहले भी हो चुका था। तो ये इससे रियासत की कमज़ोर होती है, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा रियासत कमज़ोर होती है। और रियासत सिविलियन रियासत है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी लूली लंगड़ी यहाँ पे गवर्नमेंट है और वो बैसाखियों पे चल रही है, मगर 12 सिविलियन गवर्नमेंट है। और रोज़ ये जो असूल पामाल हो रहे हैं, हर तरफ से पामाल हो रहे हैं, सूबों में भी हो रहे हैं, मरकज़ में भी हो रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद सारे लोग कर रहे हैं। बड़ी सरद करके कह रहा हूँ कि जब थोड़ा सा उनका कसूर नहीं है कि जब ये टोटली चारों तरफ से हो रहा है तो हर चीज़ मुकन्ना के काम, एग्जेक्टिव के काम सारे अदालत नहीं कर सकती, मगर अदालत को बहुत ये अभी तक जो मैसेज देना चाहिए कि 2-4 लोग को, मैं नहीं बात कर रहा लेफ़्ट या राइट के, टांग देना चाहिए अपनी रिट को, क्योंकि अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट द सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के वो मुहाफ़िज़ हैं रियासत के, सबसे बड़े मुहाफ़िज़ वो हैं। उन्होंने आइन की तशरीह करनी है, उन्होंने सज़ा देनी है, ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंटें आपस में बिल्कुल एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठी हुई हैं, पार्लियामेंट बिल्कुल मफलूज हो चुकी हुई है, एग्जेक्टिव जो है वहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उस सूरत में तीसरा जो स्तून है रियासत का, सारा जिम्मेदारी और बोझ उस पर आ गई। मेरी तकरीर ज़रा लंबी होगी पर मैं बड़े दिल से कर रहा हूँ, और वाकई बड़ी परेशानी है। पाकिस्तानी मेरे से ज़्यादा परेशान होना चाहिए हर एक को। आपसे ज़्यादा भी परेशान हमें कोई नज़र आया। आमिर साहब, आप नैब कानून की बात कर रहे थे, तो बड़ी कदावर शख्सियत हैं एतजाज़ एहसन साहब, उनकी स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? उन्होंने बड़ी शदीद तनकीद की इस कानून को लेकर और चंद हुक्मरानों के नाम लेकर। मेरा आज बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि एतजाज़ एहसन साहब को मैं उस पर ले लूँ, तो फिर मैंने देखा कि उन्होंने आज बहुत सख्त बयान क्योंकि दिया कि उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि जनाब ये जो इनको बचाया जा रहा है नून लीग को, उसके ऊपर तबसरे भी हुए और बार बार हर एक ने गो के वो ये कह रहे थे अदालत को कि जनाब ये उनको जो धमकी आई है अहमद साहब की, कि मलिक अहमद साहब की, कि जी अदालत को इनको बुलाना चाहिए। मगर एतजाज़ एहसन साहब का जो उसके अंदर जवाब था उसमें जान है कि उनको बुलाना अदालत के लिए इसलिए आसान नहीं है कि पाकिस्तान में ये माजी होता रहा है। बहरहाल 30-40 साल से अदालतों के फ़ैसले, वो अभी तो कहते हैं कि रिसेंट को कोट करते हैं कि जी अदालतों का कोई लाडला है, 40 साल से तो लाडले ये रहे हैं। और उन्होंने जो 1993 की एग्ज़ाम्पल दी कि असम्बली आप देखें 85 वाली भी असम्बली डिज़ोल्व हुई, उसके बाद 90 वाली, 93 वाली, 97 वाली, फिर मार्शल भी लगे। तो एक ही असम्बली थी, 2 असम्बलियाँ थी जिनको बहाल किया गया। एक को जब वो ज़ियाउल हक फौत हो गए तो उन्होंने कहा जी अब तो है, मगर उन्होंने कहा कंडीशनल कि आप इलेक्शन करा लें। 1993 की वाहिद असम्बली थी जो कि नवाज शरीफ साहब की असम्बली थी जिसको अदालत ने बहाल किया हुआ। सो हमारी अदलिया का और हमारी अफवाज का मार्शल लॉ लगा के एक बड़ा कंट्रोवर्शियल माजी रहा हुआ है। तो वो जब वो इसीलिए कह रहे हैं कि अदालत मुझे बुलाए क्योंकि ये सारे केसेस जो हारने वालों में से अक्सर एतजाज़ एहसन साहब ने लगाए हैं, तो ये सारी वहाँ पे बातें होंगी। ये कोई बगैर तनाजुर के बात नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ऑफ द कफ कह दिया है। तो उन्होंने जो बात की है उसके अंदर जान है।
और ये नैब की तरामीम है बिल्कुल, ये यहाँ पे क्योंकि इतनी पोलराइज सियासत हो गई है कि लोग या समझते हैं आप PTI के हामी हैं या आपको नून लीग के हामी समझते हैं, मगर यहाँ पे कुछ सूल जवाबा ज़रूर हैं। ये वो बेताशा केसेस हैं जिस पे हम 30 साल से ये करप्शन के केसेस हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इन्होंने बड़ी PTI गवर्नमेंट ने भी इसको पिक एंड चूज़ करके और काफ़ी गलत लोगों पे गलत केसेस करके वो उसको कमज़ोर किया। अभी तो नैब बंद कर देनी चाहिए। अब ये नैब के 90% फासद अगर अदालतें उनकी ताकत बहाल नहीं करती और तरमीम को दूर नहीं करती और नैब जो है फिर बंद कर देना चाहिए। इतना बड़ा अदारा आप बना रहे हैं और भर्तियां कर रहे हैं, ये एक बेतुकी बात है। छोड़ें फिर उसको, वहाँ पे फिर जो FIA है, पुलिस है और है, फिर ये क्यों लोगों को तंग करते हैं? चलिए एक आखिरी सवाल आमिर साहब, और कमजोर करके ताकत बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। आरिफ अलवी साहब के हालिया इंटरव्यू के बाद कई बातें जुबान ज़द-ए-आम है। कोई बात कर रहा है उन्होंने पार्टी पॉलिसी बदल रही है, कोई कह रहा खान साहब से नाराज हैं और कुछ लोग तो न्यूट्रल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। पटरी उन्होंने अपनी बदल ली है, आपको लगता है कि ट्रैक उनका वही है अभी भी? मैं क्विक शॉर्ट आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन कि उन्होंने पटरी का ये इतना बड़ी तरदीद भेजी है कि मैंने जनाब मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया, मैंने ये नहीं कहा था। मेरा ख्याल उन्होंने कोशिश की, जो उनके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम आ रहा था कि उन्होंने हल्फ नहीं लिए, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी गैर मुनासिब थी, तो उन्होंने थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन के, जो कि वैसे उनका ओहदा ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि उनको थोड़ा सा पोज होता नहीं है, पार्टी का प्रेसिडेंट होता है मगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रियासत का नुमाइंदा होता है, उसका सबसे चीफ ऑफिसर होता है। तो उन्होंने शायद दरमियान में आने की कोशिश की कि शायद ये इस वक्त जो तनाव है वो तभी तनाव ख़त्म करवाने में रोल अदा कर सकते हैं प्रेसिडेंट के, अगर दूसरी पार्टी के हक़ में भी थोड़ी सी बात करें। मेरा उन्होंने ये अटैम्प्ट किया और आज मगर उन्होंने करप्शन कर दी कि वो हम तो उन्होंने भेजी, ये अदालतों को भेजा हुआ उन्होंने कहा, और उसमें PTI की अपनी स्ट्रेटजी है कि ये वापस आके मजीद बात करते हैं। ब्रेक से वापस आके आमिर साहब, ब्रेक से वापस आके माज़रत एक छोटी सी ब्रेक, वापस आके जानने की कोशिश करेंगे कि सवात को, खूबसूरत सवात को आखिर कौन है जो फिर से लहूलुहान कर रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। आमिर मतीन साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे वो तमाम इलाके, वो तमाम हिस्से जो क्लियर कर दिए गए थे, जिन्हें पुरअमन करार दिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, मंगोरा सवात में भी आ रही हैं, ये हो क्या रहा है? ये बड़ी तकलीफ़देह बात यह है कि ये जो मैंने आगे मंजर कशी की है कि ये जो सियासी रस्सा कशी हो रही है, इदारों की जंग हो रही है, पार्टियों की जंग हो रही है, ये इससे ज़्यादा मुल्क जो है 1/3 ऑफ योर कंट्री सैलाब भी इज़्ज़त में पड़ा हुआ है। और ये जो स्वात से और मंगोरा से और बाबू सर टॉप से जो खबरें जो कि डिनाई वैसे कर दी गई ये आ रही हैं, ये बड़ी हमारे लिए इसलिए तकलीफ़देह हैं कि पाकिस्तान के 80,000 लोग शहीद हुए हुए हैं और फिर APS को कोई भूल नहीं सकता। APS में हमारे बच्चों की जो जान गई हुई है, जब इस तरह का वाक़या होता है तो लोग फिर डर जाते हैं। माएँ जो हैं अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो जाती हैं कि ये स्कूल इनको बजवाएँ ना बजवाएँ, वो एकदम ज़ख्म हरे हो जाते हैं कि यार ये दोबारा तो नहीं वो सिलसिला शुरू हो गया। तो ये अब दोबारा, क्योंकि 4 बाग में स्वात के अंदर ये फायरिंग एक बच्चों की वैन के ऊपर स्कूल के की गई, तो ड्राइवर साहब जाम बहक हो गए बेचारे और 2 बच्चे ज़ख्मी हुए, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए हैं। और मगर इसकी अभी तफ्तीश जारी है और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी, इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि ड्राइवर साहब की ज़ाती दुश्मनी हो। मगर इससे पहले स्वात में ये रिपोर्टें आ रही थी। एक पहले जो है गलबन DSP साहब को अगवा कर लिया गया था और उसकी वीडियो रिलीज़ की गई थी। उसके बाद अमन कमेटी जो है, ये हमेशा से तरीक़ाकार रहा है कि जो टारगेटेड वो जो लोग मारे जाते हैं वो अमन कमेटियों के या चीदा करके दहशत क्रिएट की जाती है। वो ID में उनको भी उड़ाया गया था और कई इलाकों में वो हुआ, तो उससे ये एकदम से तासुर बन जाता है कि जनाब शायद ये दोबारा रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, ये तालिबान और वो भी TTP के जिन्होंने हमारे 80,000 लोग मारे, शहीद किए, ये वापस तो नहीं आ रहे, क्या हम दोबारा उस दिहाई में वापस जा रहे हैं? तो ये एकदम डर पड़ जाता है और लोग बड़ा जायज़ हैं। पर उसके अंदर से पहले कि हमारे साथ हम बात करें किसी से इस टॉपिक पे, मैं इसका एक माजी रहा है। माजी ये है
कि ये हाल ही में ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक पाकिस्तान से एक उलमा हज़रात का एक वहाँ पे वफ़द भेजा गया टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए, उस पर लड़े लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश थी और तनकीद भी की गई कि ना गवर्नमेंट ऑफ द डे को पता था, ना फॉरेन मिनिस्टर ने कहा जी मुझे नहीं पता, पार्लियामेंट को नहीं पता, वो क्या मैंडेट लेके क्यों गया, लोग जानना चाह रहे थे। क्योंकि उससे माजी में इस तरह की जब भी हमने चाहे जो है नेक मोहम्मद के ज़माने से लेके और काफ़ी सारे जो है इस तरह के मुआहदे किए गए, उसमें तालिबान ने हमेशा दहशतगर्दों ने टाइम बाय किया और उसका कभी नतीजा नहीं निकला। और ये इस वक्त के जनाब ये इनको ये देना, हाँ वो और किन शराइत पे किया गया, जो शराइत आ रही थी जी वो अपनी आइन से बाहर, वो अपनी पॉकेट्स मांग रहे थे, ताकत मांग रहे थे। हाँ 100% वो सरेंडर करते हैं, हमारी शराइत पे करते हैं तो फिर सोचा जा सकता है। इस तरह उनसे वफूद के साथ बराबरी देना उनको और उनकी बातें सुनना और उनको मज़ीद ज़िंदा करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए अच्छी बात इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ पे स्वात में जब ये हुआ तो सिर्फ टीटीपी का कमाल नहीं था, वो रेडियो के ज़रिए जो अपना प्रोपेगेंडा करते थे, काफ़ी सारे स्वात के लोग और उन इलाकों के लोग उनकी तरफ माइल हो गए। मगर उसके बाद जो सानिया गुज़रा और जिसके अंदर माल जो है उसके अंदर जो इतनी नुकसान हुआ, तो उसके बाद से लोगों को वो याद है। अभी वहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये जलसा जो निकला। अच्छी बात ये है कि स्वात की अवाम को, केपी की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान हर जगह की अवाम को अब ये पता लग गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं, ख़ास तौर पे मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें नहीं चाहते, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारा सोशल फैब्रिक तबाह कर देंगे, ये हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो वो जो लोगों का रिएक्शन आया, ये मैं इससे बड़ा एक दिल को तसल्ली हुई कि जब तक लोग इनको नहीं पनप देंगे, इनके ख़िलाफ़ नहीं एक्शन की लेना जाएंगे, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये जो मर्ज़ी कर लें। सिर्फ मेरा ख्याल है आपके पास हमारे साथ अभी हमारे साथ राब्ते में नहीं आए अभी आमिर मतीन साहब हमारे साथ। अच्छा जी प्रोड्यूसर साहब, ठीक है। आमिर मतीन साहब, राना अकमल साहब सीनियर सहाफ़ी जो स्वात के मामले पर अपडेट करेंगे वो हमारे साथ। कम टू द शो, ओवर टू यू आमिर मतीन साहब। वेल, मैं अकमल साहब का तारुफ भी करवा दूं कि राना अकमल सीनियर सहाफ़ी भी हैं, जो है ये बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री मेकर भी हैं, अवार्ड विनिंग जो है। ये हाल ही में स्वात में अंदर 2-3 साल से ये तो सोशल वर्क भी कर रहे थे, एनवायरनमेंट के वाले से भी अभी सैलाब के मामले में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी काविशें हैं वो, और ये क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे होके आए हैं, वहाँ पे इनके काफ़ी उस पर गहरी नज़र भी रखते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे अकमल, थोड़ी सी मैंने रोशनी भी डाली है, आप ज़रा डालें कि ये जो लेटेस्ट वाक़या हुआ है, क्या हमें डरना चाहिए कि दोबारा तालिबान टीटीपी वहाँ पे आ रहे हैं स्वात में और मंगोरा में और बाकी इलाकों में? आमिर साहब बहुत शुक्रिया। आमिर साहब बात यह है कि 8 अगस्त 2022 से ये दहशतगर्दी की लहर जो है इक्का दुक्का वाक़यात से शुरू हुई थी, जिसमें डीएसपी पीर सईद और कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को जो है किडनैप कर लिया, फिर बाद में रिहाई हुई। उसके बाद एक वाकया जो दहशतगर्दी का हुआ बराबांडी में, मलक अजीज खान जो हैं, जो साबिक अमन लश्कर के सरदार थे, उन पे बॉम्ब अटैक हुआ था, आईडी अटैक हुआ था, जिसमें वो शहीद हो गए, उनके साथ 4 लोग और थे। बात यह है कि ये इक्का दुक्का वाकयात जो हैं तवातर के साथ होते आ रहे हैं और उसके नतीजे में स्वात के लोगों में एक खौफ की फिजा पैदा होना शुरू हो गई कि कहीं ये 2007-8 के हालात का तसलसल तो नहीं है, दोबारा से वहीं पे हालात तो नहीं जा रहे। भत्ते की कॉलें, भत्ते की पर्चियां मामूल बन गई हैं। पीएमएलएन के एक पार्लियामेंटेरियन है प्रोविंशियल लेवल पे, उन्होंने ख्वाजा खेला में एक एफआईआर करवाई कि जी मुझे भत्ते के लिए कॉलें आ रही हैं। इसी तरह से और मुख्तलिफ लोग हैं जिनको ये मामूल बन गया है। इस सिलसिले में हमें देखने की बात यह है कि क्या वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे हुकूमतें जो हैं, क्या वो उनको इदराक है इस मामले का, क्या वो इसको उतना ही सीरियसली ले रहे हैं जितना स्वात के लोग जो हैं सड़कों पर निकल के जिसका सबूत दे रहे हैं। आज आप देखें निशात चौक में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग वहां पे मौजूद थे,
लीड उसको जो है आप देखें एमल खान थे, जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक मौजूद थे, उसमें जो है आपका पीटीआई के लोग भी मौजूद थे। पीटीआई के लोगों को खिताब नहीं करने दिया। लेकिन मेरा ये सवाल जो है ना, जो स्वात के लोग पूछते हैं कि हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी दे के अगर अमन हासिल किया था तो दोबारा ये सिलसिला कैसे शुरू हो गया? अब तक 7 लोग पिछले 2 माह में मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद हुए हैं। तो इस सिलसिले में सवालिया निशान ये है कि ये लोग जो स्वात तालिबान के लोग अफगानिस्तान में थे, तालिबान की हुकूमत आने के बाद रिहा हुए वहाँ की जेलों से, ये वापस कैसे आ गए? वापस आए तो ये असला इन्हें कहाँ से मिल गया? तो यही सवाल जो है बच्चा बच्चा आपको स्वात का करता हुआ नजर आता है। हमने अकबल कोशिश की थी कि मुराद सईद साहब से इसका उनका वर्जन लें, मगर वो इस वक्त सफ़र में हैं तो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। हमने मरकज़ में भी बात की मगर वो भी अवॉइड कर रहे थे, जबकि मैं समझता हूँ इतने संगीन हालात हैं क्योंकि इनको अगर ना ठीक किया गया, इस तरह ही हमारे देखे ये टीटीवी का एक छोटा सा मसला था, बड़ा बन गया। जी इंशाल्लाह राना अकमल खान साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। इस मामले का फॉलोअप अपने देखने वालों को देते रहेंगे। वक्त की कमी का सामना है। मुझे जी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।